बजट इजलास का आज तीसरा दिन है। हुकूमत की कोशिश होगी कि दोनों ऐवानों की कार्रवाई खुश असलूबी के से चले। ओपोजिशन मुख्तलिफ मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। पेगासस डील के बारे में गैर मुल्की अंग्रेजी अखबार के इंकशाफ के बाद ओपोजिशन लगातार इस मामले पर सरकार पर सवाल उठा रही है और जवाब तलब कर रही है। बेरोजगारी, महंगाई, एमएसपी जैसे मामलों पर ओपोजिशन सरकार पर हमलावर है। ऐसे में बजट इजलास के दौरान हंगामे के भी आसार हैं। वहीं कांग्रेस लीडर राहुल गांधी आज लोकसभा में ओपोजिशन की जानिब से बात रखेंगे। यूपी समेत 5 रियासतों के इंतखाबात के पेश नजर तहरीक तशक्कुर पर गर्मा गर्म बहस होने के आसार हैं। राहुल गांधी लोकसभा में ओपोजिशन की जानिब से सबसे पहले तहरीक तशक्कुर पर बात करेंगे। वहीं बीजेपी की जानिब से हरीश द्विवेदी बहस का आगाज करेंगे। कलाम बजट पेश किया गया और उसके बाद रद्द-ए-अमल का सिलसिला जारी है। राहुल गांधी ने भी इस पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया, जिसके बाद निर्मला सीतारमण ने कहा कि राहुल का बयान यूपी टाइप का है। ऑपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा कि सरासर यूपी की बेइज्जती है इस बजट में। नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उनसे बात करते हैं। सर, कल जो राहुल गांधी ने बजट को स्टेटमेंट दिया, उसके बाद वित्त मंत्री की तरफ से बयान आया कि जो बजट पे उन्होंने स्टेटमेंट वो यूपी टाइप की स्टेटमेंट है। यूपी टाइप स्टेटमेंट क्या होता है? देखिए, ये तो यूपी का अपमान है। जो चीज़ वहाँ पर अपोजिशन में रहे कि हमको पूछना है और जिस बजट में लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, जब हम पूछते हैं तो ये यूपी टाइप उत्तर है। तो प्रधानमंत्री यूपी से आते हैं तो वो जो भाषण करते हैं वो यूपी टाइप ही है क्या? और खुद अगर निर्मला सीतारमण जी ने अगर बात की, अगर कुछ कहा, क्या हम कहेंगे ये उस प्रांत के हैं, इस प्रांत के हैं? ये तो इससे उनकी संकुचित भावना दर्शाता है और इससे देश में जो एकता का वातावरण है उसको धक्का देता है। एक आखिरी सवाल है सर, आज चर्चा भी होने वाली है इस पे, राज्यसभा लोकसभा दोनों में, तो कांग्रेस तरफ से कौन कौन राज्यसभा में बोलेंगे इस पे? देखेंगे। अब तो मैं तो बोलने वाला हूँ, आज बोलूँगा और उसके बाद में कितने लोगों को आज अकोमोडेट कर सकते हैं वो एक के बाद एक बोलते जाएंगे। न्यूज़ 18 से बातचीत करने के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज़ 18 दिल्ली। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अवाम से वर्चुअल खिताब करेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि वो पेश हुए तरक्की पसंद बजट के बारे में लोगों से खिताब करेंगे। साथ ही पीएम ने प्रोग्राम में शिरकत के लिए लोगों को दावत दी है। इसके अलावा वजीर आजम डिजिटल मीडियम के जरिए मुल्क भर के बीजेपी कारकुनों से भी खिताब करेंगे। उत्तराखंड में असेंबली इंतखाबात के लिए तशहीरी मुहिम तेज होती है। कांग्रेस की कौमी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी आज देहरादून का दौरा करेंगी, जहां एक तरफ वो कांग्रेस का मंशूर अवाम के सामने पेश करेंगी, तो वहीं दूसरी तरफ 70 असेंबली हलकों में वो कारकुनों और अवाम से वर्चुअल खिताब करेंगी। देहरादून 1000 अफराद की गुंजाइश वाले हॉल में वर्चुअल रैली और मंशूर के इजरा के लिए तैयारियां की गई है। वाज़ेह है, उत्तराखंड में 70 सीटों के लिए एक मरहले में 14 फरवरी को वोटिंग होनी है।
उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, तमाम सियासी पार्टियों की तशरीही मुहिम तेज तर होती जा रही है। वहीं बीजेपी वोटरों तक पहुंचने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इस ज़मन में आज वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह घर घर मुहिम चलाएंगे। अमित शाह अलीगढ़ और बदायूं में वोटरों से बात करेंगे, तो वहीं राजनाथ सिंह लखीमपुर और पीलीभीत में लोगों से बीजेपी के हक में वोट मांगेंगे। यूपी में इंतखाबी तशहीर के लिए वजीर आला योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे कर रहे हैं। सीएम योगी लोगों को अपनी हुकूमत की हुसूलियाबियों को शहर शहर जाकर बता रहे हैं। इसके मद्देनजर आज सीएम योगी बुलंदशहर और मथुरा में लोगों से बातचीत करेंगे और बीजेपी के लिए लोगों से वोट की अपील करेंगे। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के 7 मरहलों में इंतखाबात होने हैं। वहीं सीएम योगी गोरखपुर सीट से मैदान में है। वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी की इंतखाबी मुहिम को अपोजिशन भी टक्कर देगा। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव शामली, बागपत और गाजियाबाद का दौरा करेंगे। वहीं दोपहर 12 बजे करीब शामली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जहां उनके साथ आरएलडी के सदर जयंत चौधरी भी मौजूद होंगे। तो दूसरी तरफ बीएसपी सदर मायावती भी आज असेंबली इंतखाबात के लिए पहला बड़ा प्रोग्राम करने जा रही है। आज आगरा में मायावती अवामी रैली से खिताब करेंगी। माओ से रुकने असेंबली मुख्तार अंसारी को एक मामले में 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई है, पर उन्हें अब भी जेल में ही रहना होगा, क्योंकि मुख्तार अंसारी को कई दीगर मुकदमों का भी सामना है। गैंगस्टर एक्ट में ज्यादा से ज्यादा 10 साल की सजा हो सकती है, जबकि मुख्तार अंसारी ने ये कहते हुए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी कि वो जेल में 12 साल से बंद है। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के मामले पर सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत दे दी है। विधायक जी का गैंगस्टर का मुकदमा 212 लगा हुआ था, जिसमें ऑनरेबल हाईकोर्ट ने एक आदेश किया है कि इनका जेल में जो है इस मुकदमे में इलीगल डिटेंशन है। इन्होंने हेबियस कॉर्पस दाखिल किया था, उनका एक इलीगल डिटेंशन है। यूपी में इंतखाबी गहमा गहमी जारी है। कानपुर की सीसामाओ सीट से मुकाबला काफी दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। यहां से इरफान सोलंकी 3 बार से रुकने असेंबली है। बीजेपी ने इस सीट पर मौजूदा एमएलसी को मैदान में उतारा है, तो वहीं समाजवादी से कांग्रेस में शामिल होने वाले हाजी सुहेल अहमद इस सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ने ही यहां मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया है। ऐसे में इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है। कानपुर की सीसामाओ विधानसभा सीट अब हॉट सीट बनती जा रही है, क्योंकि यहां पर लगातार 3 बार हाजी इरफान सोलंकी विधायक रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने यहां पर मौजूदा एमएलसी को मैदान में उतारा, उसके बाद हाजी सुहेल जो यहां पर डिप्टी मेयर रह चुके हैं, अब वो चुनावी मैदान में है कांग्रेस की ओर से। आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरह से मैदान में हैं और किस तरह की तैयारियां हैं आपको मैदान विधानसभा को लेकर। प्रियंका गांधी जी को, जिन्होंने हम लोगों पर विश्वास जताकर इस कानपुर महानगर में जो है सीसामाओ विधानसभा सीट का प्रत्याशी मुझे घोषित किया। तैयारी कुछ नहीं है, तैयारी जो है ये लड़ाई 25 साल बनाम 5 साल होने जा रही है। जो काम 25 साल में विकास के जो है नहीं हुए थे, इन 5 सालों में हम लोग जो है उन कामों के एजेंडे को लेकर जो है जनता के बीच जा रहे हैं और जल्द ही जो है ये साफ हो जाएगा। कल पेश हुए बजट के हवाले से वजीर आजम नरेंद्र मोदी वर्चुअल खिताब करें, सीधा रुख करते हैं। उन्होंने हमेशा पार्टी को दिशा देने में, मार्गदर्शन करने में उनका हमको हमेशा सहयोग मिलता रहा। हम सबको याद है कोरोना काल में जब सारी पार्टियां लगभग एक तरीके से लुप्त हो गई थी, तो उस समय उनका मार्गदर्शन हम सबके लिए बहुत ही काम आया और उन्होंने हमको दिशा दी। सेवा ही संगठन है और सेवा ही संगठन में भारतीय जनता पार्टी तो जुड़ी ही जुड़ी। उन्होंने सारे देश को जोड़ करके इस संक्रमण से लड़ने में हम लोगों को दिशा दी और हम लोगों को मार्गदर्शन दिया, ये हम जानते हैं। वैसे ही समय समय पर आर्थिक दृष्टि से भी उनका मार्गदर्शन हम सबको मिलता रहता है।
बजट के बाद देश किस तरीके से आगे बढ़ेगा इसके बारे में उनका हमेशा हम सबको मार्गदर्शन मिला। उन्होंने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पर हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, कोरोना के संक्रमण के बावजूद देश आगे बढ़ने के लिए अग्रसर है। और अगर हम अपनी जीडीपी देखें तो उससे भी ये ध्यान में आता है कि इन सारे संक्रमणों के बाद और इन सारी मुसीबतों के बावजूद भी देश ने आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ने का संकल्प जो रखा है उसको उन्होंने जेपी नड्डा वर्चुअल खिताब कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। कानपुर के गोविंद नगर असेंबली हलके का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बीजेपी का एक काउंसलर एक बुजुर्ग शख्स को धमकाता हुआ नजर आ रहा है। ये काउंसलर जिस शख्स को धमका रहा है वो एक मुजाहिद आज़ादी है और इस शख्स को बीजेपी जिंदाबाद कहने को कहा गया और कहा गया कि कहो हम बीजेपी वाले हैं। नहीं हूँ मैं भाजपा। कांग्रेस में वोट पड़ गए, सवाल लोगों का आप लोग टिकट नहीं करा रहे। क्यों नहीं? 12 कांग्रेस नहीं है तो तुम्हारे कौन स्वामी प्रसाद मौर्य बेकार की बात न करो। भाजपा स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों आए हम ऐसी पार्टी में आने नहीं है जहाँ नहीं भाजपा हो। मैं भाजपा क्यों हूँ? नहीं हूँ मैं भाजपा। कांग्रेस में वोट पड़ गए, सवाल लोगों का आप लोग टिकट नहीं करा रहे। क्यों नहीं? 12 कांग्रेस नहीं है तो तुम्हारे कौन स्वामी प्रसाद मौर्य बेकार की बात न करो। भाजपा स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों आए हम ऐसी पार्टी में आने नहीं है जहाँ समझोगे आप लोग समझाएंगे। हाँ गुंडागर्दी आप लोग। कानपुर वायरल वीडियो पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई की। पुलिस ने पूरे मामले की जांच की जिसके बाद पता चला कि ये आपसी मजाक था। किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। एक वीडियो वायरल हो रहा है कानपुर के गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र के थाना काकादेव के संदर्भ में, जिसमें एक व्यक्ति हैं जो एक दूसरे व्यक्ति से ये कह रहे हैं किसी विशेष पार्टी को ज्वाइन करने के लिए। उसके संदर्भ में छानबीन की गई तो यह तथ्य सामने आया कि जो व्यक्ति है उनका नाम राघवेंद्र मिश्रा है और जिससे बात कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह भदौरिया उनका नाम है। भूपेंद्र सिंह भदौरिया जी से राघवेंद्र मिश्रा कह रहे हैं किसी विशेष पार्टी को ज्वाइन करने के संदर्भ में। तो उसमें भूपेंद्र सिंह भदौरिया जी का ये कहना है कि राघवेंद्र मिश्रा इनके जो है पुराने परिचित हैं और ये जो इनके बीच की वार्तालाप है ये एक मजाक के ही लहजे में बात किया गया है और किसी ने जो है वीडियो इसको बना के शरारतवश जो है सोशल मीडिया पे इसको डाले हुए हैं। करते हैं 75वें वर्ष में और इस समय 100 साल में आई सबसे बड़ी वैश्विक महामारी से आज हिंदुस्तान लड़ रहा है। कोरोना का ये कालखंड पूरी दुनिया के लिए अनेक चुनौतियां लेकर के आया है और एक प्रकार से दुनिया उस चौराहे पर आकर के खड़ी है जहां पर टर्निंग पॉइंट निश्चित है। आगे जो दुनिया हम देखने वाले हैं वो वैसी नहीं होगी जैसी कोरोना काल से पहले थी। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया में बहुत बदलाव आए, पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया, वैसे ही कोरोना के बाद दुनिया में बहुत सारे बदलाव की संभावना है। एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की संभावना है और इसके प्रारंभिक संकेत नजर भी आने लगे हैं। हम सब ने इस बात को मार्क किया होगा, अनेक कोने से सुना होगा, बहुत सी चीजें पढ़ी होगी और आप भी दुनिया में कहीं जाते होंगे, मिलते होंगे तो आप भी अनुभव करते होंगे। आज भारत की तरफ देखने के विश्व के नजरिए में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। भारत जैसे विशाल देश को, लोकतांत्रिक देश को
और इतने बड़े समाज में इतनी बड़ी विविधताओं को संभालते हुए चल रहे देश को अब दुनिया के लोग भारत को अधिक मजबूत रूप में देखना चाहते हैं और इसलिए पूरा विश्व भारत के लिए नए सिरे से जब देख रहा है तो हमारे लिए भी आवश्यक है कि हम हमारे देश को तेज गति से आगे बढ़ाएं, अनेक विविध क्षेत्रों में बदलाव लाएं, मजबूती लाएं। ये समय नए अवसरों का, नए संकल्पों की सिद्धि का समय है। बहुत जरूरी है कि भारत आत्मनिर्भर बने और आत्मनिर्भर तो बने ही, आत्मनिर्भर भारत की नींव पर एक आधुनिक भारत का निर्माण हो। कल जैसा मैंने पहले कहा, निर्मला जी ने जो बजट पेश किया है, बाय एंड लार्ज हम देखें, पॉलिटिकल एंगल अगर हम छोड़ दें तो जो आर्थिक विषय के लोग हैं, समाज जीवन के लोग हैं, अखबारों में भी देखेंगे, कल टीवी चैनलों की डिबेट में देखेंगे, बजट का बहुत स्वागत हुआ है, बहुत सराहना हुई है। और आपने भी देखा होगा कि इस बजट में देश को आधुनिकता की तरफ ले जाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम है। साथियों, जब हम आज के बजट की चर्चा करेंगे तो सापेक्ष भी होती है, कुछ तो पुरानी बातों की तुलना करेंगे तब पता चलता है। बीते 7 वर्षों में जो निर्णय लिए गए, जो नीतियां बनी, पहले की जिन नीतियों में गलतियों को सुधारा गया, उस वजह से आज भारत की अर्थव्यवस्था का निरंतर विस्तार हो रहा है। 7-8 साल पहले भारत की जीडीपी 1,10,000 करोड़ रुपए की थी। आज भारत की अर्थव्यवस्था 2,30,000 करोड़ के आसपास की है। वर्ष 2013-14 में भारत का एक्सपोर्ट 2,85,000 करोड़ रुपए होता था। आज भारत का एक्सपोर्ट 4,70,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचा है। 7 साल पहले करीब $275 बिलियन का विदेशी मुद्रा रिजर्व हमारे देश के पास था। आज देश का विदेशी मुद्रा रिजर्व $630 बिलियन को पार कर गया है। वर्ष 2013 में देश में $36 बिलियन का विदेशी निवेश एफडीआई था। पिछले साल ये $80 बिलियन को पार कर चुका है। कोरोना के इस काल में भी भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था की मजबूती से दुनिया का एक विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया है। आज भारत दुनिया के उन देशों में जहां के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में बहुत तेजी से सुधार आ रहा है और फंडामेंटल्स मजबूत है। इस साल का बजट इसे और गति देने वाला है।
साथियों, बजट के हवाले से वजीर आजम नरेंद्र मोदी वर्चुअल खिताब कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, चंद्रशेखर राव ने मोदी हुकूमत को जमकर तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा, मौजूदा हालात में मुल्क में तामीरी और मजबूत तब्दीली की जरूरत महसूस की जा रही है, जिसके लिए केसीआर मुल्क के फर्जंद की हैसियत से अपना रोल अदा करेंगे। केसीआर ने कहा कि मुल्क में कुदरती वसाइल की कमी नहीं है, अगर कमी है तो मरकजी हुकूमत के पास दिमाग की कमी है। चंद्रशेखर राव ने कहा कि नासमझ लीडरों से छुटकारा पाने पर ही मुल्क का भला होगा। उन्होंने जरूरत पड़ने पर तेलंगाना तहरीक के तर्ज पर मुल्क भर में तहरीक चलाने का ऐलान किया। 2 साल में जगमगाता हिंदुस्तान बनाने का अज़्म जाहिर किया। उन्होंने कहा कि वो एक जंगजू है और वो मुल्क के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। इस भाजपा सरकार को उखाड़ के बंगाल खाड़ी में फेंक देना चाहिए, तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। संभावित विकास नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आजादी पाके 75 साल गुजर गए, पानी की उपलब्धि है, देश को पानी नहीं मिलता, ना किसान को मिलता, ना पीने को मिलता। देश में करंट की उपलब्धि है, 65% देश अंधेरे में रहता है। कितने दिन इस देश को अंधेरे में रखोगे? देशवासियों से मेरी प्रार्थना है, एक बदलाव चाहिए। 75 साल का अनुभव बहुत बुरा है। हमारे देश में सब कुछ है, हम धनवान हैं। हमारे देश में किसी चीज की कमी है तो हमारे केंद्र सरकार के पास दिमाग की कमी है, सोच में गरीबी है। हम दुनिया का सबसे बड़ा ताकत बन सकते हैं। यह हमारा बदनसीबी है कि जो केंद्र में हमारे पास काम कर रहे सरकारें, जो कांग्रेस और भाजपा दोनों भी फ्लॉप है, इसलिए हमारा यह हालत है। ये बेरोजगारी, ये पॉवर्टी, ये गरीबी, इनके बदौलत है। ये खाली बोलते हैं, करते कुछ नहीं है, झूठ बोलते हैं, बहलाते हैं। धर्म के नाम बोलो, कुछ और बोलो, बहकाओ। जब भी चुनाव आता है देश में, धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाओ, देश को विभाजन करो। क्या इससे देश आगे बढ़ेगा? इससे देश का विकास होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सभी मिलकर बैठेंगे, बात करेंगे, एक रास्ता तय होगा। क्या हम लोग चुप बैठेंगे? चुप नहीं बैठेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। देश के हित के लिए चाहे जान कुर्बान करना पड़े, कुर्बान करेंगे। हम सिपाही है इस देश के, हम योद्धा है, कुत्तों से डरने वाले नहीं है। खासतौर पर पागल कुत्तों से नहीं डरेंगे जो भौंकते रहते हैं सुबह शाम। कोई किसी ने टेका नहीं लिया है देश के लिए। देश का हर देशवासी काम कर सकता है देश के लिए। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंहिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते, तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।